हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे बेटा गुड मॉर्निंग। तुम लोग सुबह सुबह एनर्जी नहीं रहती है तुम लोगों में। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, जल्दी से सेटल हो, जल्दी 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 जल्दी। अब एक मिनट, सबसे पहले तो एक चीज बात कर रहा हूं, चलो लेक्चर के बाद बात करूंगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि कैमरा ऑन हो चुका है। बेटा अगर हम लोग बात करें, किसी का फर्स्ट लेक्चर है आज? फर्स्ट लेक्चर है तो बेटा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्रीवियस लेक्चर से आज के लेक्चर में लिंक आएंगे, ठीक है। तो एज सच अभी मैं लेक्चर के बाद बात करूंगा। तो आज के कॉन्सेप्ट पे ये फोकस करना कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे जिसका लिंकेज आएगा, ठीक। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट हम लोगों का चल रहा था हाउ मनी इज मेजर्ड। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, हाउ मनी इज मेजर्ड, हाउ मनी इज मेजर्ड के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर आप मनी को क्या करना चाहते हो, अगर आप मनी को मेजर करना चाहते हो, इसका मतलब आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में बेटा टोटल कितना मनी है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ब्रॉड मनी। मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, ब्रॉड मनी के अंदर सारी चीजें आती हैं। सारी चीजें मतलब एक तो आता है बेटा क्या, लिक्विडिटी, और एक क्या आता है बेटा, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब बेटा मैंने आप लोगों को यहां तक समझाया था लास्ट लेक्चर में। जितने भी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे बेटा, हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट चल रहा था हाउ मनी इज मेजर्ड। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज बेटा ब्रॉड मनी। और ब्रॉड मनी में बेटा सारी चीजें आती हैं विच इंक्लूड्स बेटा क्या, लिक्विडिटी एज वेल एज विच इंक्लूड्स व्हाट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी मैंने समझाया था। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बेटा कोई गुड्स खरीदना है, फॉर एग्जांपल मुझे बेटा ब्रेड खरीदनी है, तो जितना पैसा मैं खर्च करने के लिए यूज करता हूं दैट इज नोन एज बेटा लिक्विडिटी। और जो पैसा मैं फ्यूचर के लिए क्या करता हूं, सेव करता हूं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टोर ऑफ वैल्यू। दोनों को जोड़ दोगे तो बेटा टोटल इकोनॉमी में जितना मनी है वो आपके सामने आ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, याद है कुछ? चलिए बेटा, अभी मैंने आपको एक बात और बोली थी लास्ट लेक्चर में, अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो हाउ मनी इज मेजर्ड, तो आपको मनी, अगर दैट इज आपको इकोनॉमी में कितना मनी है इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड दैट इज नोन एज बेटा ब्रॉड मनी। और ब्रॉड मनी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो वो पैसा जो मेरे को खर्च करने के लिए चाहिए, वो पैसा जो मेरे को खर्च करने के लिए चाहिए जिसको क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विडिटी। और वो पैसा जो मैंने फ्यूचर में क्या कर रखा है, फ्यूचर के लिए स्टोर कर रखा है, दैट इज नोन एज स्टोर ऑफ वैल्यू। दोनों को जोड़ दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा बेटा, टोटल मनी जो आ जाएगा इकोनॉमी में वो आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसी कॉन्सेप्ट को बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आईएमएफ। अगर आपको पता हो तो बेटा आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने भी बेटा इसी कॉन्सेप्ट को बताया है। इसका मतलब बेटा इस कॉन्सेप्ट को हाउ मनी इज मेजर्ड मींस आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को आईएमएफ ने भी समझाया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आपकी इकोनॉमी में कितना मनी है, इसके अंदर आईएमएफ ने बोला पहली चीज तो आप ये चेक करो कि कितनी करेंसी गवर्नमेंट ने इशू करी है, दैट इज गवर्नमेंट ने जो करेंसी इशू करी है, एक तो ये आएगा। दूसरा बेटा इसके अंदर आएंगे ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स का मतलब है बेटा, ध्यान से सुनो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। तीसरा इसके अंदर आएगा बेटा नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है एफडी। हम बैंक में एफडी कराते हैं जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। बैंक के अंदर हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कराते हैं। टर्म डिपॉजिट का मतलब 5 साल के लिए आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया और अगर आप 5 साल से पहले उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
ठीक है। इसके साथ साथ अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अब अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। आप चेक करना चाहते हो टोटल मनी इन इकोनॉमी, इसका मतलब इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है। इसके लिए आप 4 चीजों को काउंट करो। पहला, जो करेंसी किसने इशू करी है, गवर्नमेंट ने। ऑब्वियस सी बात है, आपकी इकोनॉमी में टोटल, ध्यान से सुनो, आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस इकोनॉमी में मनी को कैलकुलेट करने के लिए वो सारी करेंसी आएंगी जो कौन इशू करता है। साथ साथ हम लोगों ने किसी को क्या दिया होगा, चेक। हम लोगों ने किसी को क्या दिया होगा, डिमांड ड्राफ्ट, वो भी आएगा। साथ साथ बेटा हमने बैंक में क्या कर रखी होगी, एफडी। हमने बैंक में क्या कर रखी होगी, टर्म डिपॉजिट, वो भी आएगा। और साथ साथ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी। तो बेटा अगर इन चारों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, इन चारों को आप जोड़ दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो वापस आ रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आपकी इकोनॉमी में कितना मनी है, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो तो आईएमएफ कहता है 4 चीजों को जोड़ो। पहला, जो नेशनल करेंसी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई। दूसरा बेटा, हमने किसी को चेक दिया होगा, वो भी तो आएगा। हमने किसी को डिमांड ड्राफ्ट दिया होगा, वो भी तो आएगा, जिसको यहां क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। तीसरा सुनना, हमने बैंक में क्या करा रखी है, एफडी। इसका मतलब नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स भी आएंगे। साथ साथ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं बेटा। इन चारों को तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, टोटल मनी आ जाएगा आपकी इकोनॉमी में जो है। और ये कॉन्सेप्ट किसने समझाया, आईएमएफ ने। अब ध्यान से सुनना बेटा, मुझे बताओ, करेंसी एज वेल एज ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, इन दोनों को आईएमएफ बोलता है अगर आप करेंसी एज वेल एज ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स को जोड़ते हो तो ये कहलाता है नैरो मनी। क्या कहलाता है बेटा, नैरो मनी। और इन चारों को जोड़ दोगे तो बेटा क्या कहलाएगा, ब्रॉड मनी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ब्रॉड मनी की डेफिनेशन के अंदर तुमने पढ़ा था, ब्रॉड मनी का मतलब होता है सारी चीजें, विच इंक्लूड्स व्हाट, लिक्विडिटी एज वेल एज व्हाट, ये नॉर्मल डेफिनेशन। लेकिन आईएमएफ के अकॉर्डिंग बेटा, आईएमएफ के अकॉर्डिंग टोटल कितनी चीजें आप जोड़ोगे तो टोटल मनी आ जाएगा जो इकोनॉमी में है। 4 चीजें। पहली, करेंसी कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट। दूसरा, मैं आपको क्या दे रहा हूं, चेक मतलब ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। तीसरा, नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट मतलब एफडी एज वेल एज अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चारों को जोड़ दोगे तो आपकी इकोनॉमी में टोटल जितना मनी है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब आईएमएफ कहता है करेंसी जो कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट, एज वेल एज ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, इन दोनों को आईएमएफ क्या बोलता है, नैरो मनी। और इन चारों को जोड़ के क्या बोलता है, आप ध्यान से सुनना बेटा, क्या ये नैरो मनी ब्रॉड मनी का ही पार्ट है, यस या नो। तो बेटा एक चीज ध्यान से सुन लो, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ हाउ मनी इज मेजर्ड, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ हाउ मनी इज मेजर्ड। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग मनी कैसे मेजर किया जाता है, इसके कितनी चीजें। पहली, करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट। दूसरा, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, एग्जांपल लिखना पड़ेगा, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। तीसरा, नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट मींस आपने बैंक में जो पैसा जमा कराया उसको बोल रहा है नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। बैंक में पैसा जमा कराते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दी फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। टीडी का मतलब टर्म डिपॉजिट, एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इन चारों को जोड़ दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इन चारों को जोड़ोगे तो आ जाएगा बेटा आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है वो आ जाएगा। इसमें से पहला और दूसरा क्या कहला रहा है, नैरो मनी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, एंड नैरो मनी इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी। चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो को क्या बोल रहा है, तो नैरो मनी ब्रॉड मनी का ही क्या है, पार्ट है।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे ध्यान से सुनना, मुझे बस इतना बता दो, जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में, जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में, उसको मैं ट्रांसफरेबल डिपॉजिट बोलूंगा या नॉन ट्रांसफरेबल? बेटा सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा आपको रखना पड़ता है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफर। इसलिए बेटा वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। आपको पता होना चाहिए सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम लिमिट होती है कि इतना पैसा आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना पड़ता है, और इसलिए सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा आप रखते हो वो किस कैटेगरी में आता है? नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कुछ मिनिमम पैसा रखना पड़ता है। रखते हैं? यस या नो? अब अगर आप, एक मिनट, आपको बैंक ने बोला है कि सेविंग अकाउंट में आपको 2000 रुपीज मिनिमम रखने पड़ेंगे, तो क्या इन 2000 रुपए को आप ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर इज नो। कर सकते हो लेकिन पेनल्टी लगेगी फिर। तो इसको किस कैटेगरी में बोलते हैं बेटा? सेविंग अकाउंट में जो पैसा है ये क्या कहलाएगा? नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप सुन लो जरा, क्वेश्चन एमसीक्यू क्या आएगा। अगर लाइन लिखी है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ठीक है, टोटल मनी आपकी इकोनॉमी में कितना है, इसके लिए कितने फैक्टर्स हैं? पहला, करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट का मतलब। दूसरा, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, वो पैसा जो आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैं चेक दे रहा हूं तो पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हूं, पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। तीसरा, नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट मतलब जो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, जैसे एफडी बनवा ली कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आप एफडी को ब्रेक करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब ये मान के चलो 5 साल के लिए आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, और अगर आप 5 साल से पहले उस पैसे को निकालना चाहते हो, निकाल तो सकते हो लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। साथ साथ सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो भी एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है जिसको क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफर। वो भी किस कैटेगरी में आएगा? नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। इसके साथ साथ अदर्स में आपके मॉड्यूल ने लिख दिया अदर्स, अदर्स में क्या आएगा बेटा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये है कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो आपने लिखा था कॉन्सेप्ट क्या? हाउ मनी इज मेजर्ड। अब उसी के अंदर नेक्स्ट लाइन से लिखो जो इंपॉर्टेंट है, हाउ मनी इज मेजर्ड, उसी के अंदर नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, आईएमएफ के ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ब्रैकेट में लिखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ब्रॉड मनी, देखो ध्यान से लाइन आ गई, ब्रॉड मनी। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ब्रॉड मनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब एबीसीडी करके लिखना, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ब्रॉड मनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ब्रॉड मनी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ब्रॉड मनी में क्या क्या आएगा? ये 4 चीजें आएंगी। तो लिखो ए, नेशनल करेंसीज, नेशनल करेंसीज, करेंसी का मतलब जो वो करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करता है, दैट इज नेशनल करेंसीज इशूड बाय गवर्नमेंट। नेशनल करेंसीज इशूड बाय गवर्नमेंट, अंडरलाइन द वर्ड नेशनल करेंसीज। सेकेंड लिखो ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, क्या क्या आएगा ट्रांसफरेबल डिपॉजिट में बेटा? चेक आएगा, डिमांड ड्राफ्ट आएगा, एक्सेट्रा। तो लिख लो ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स विच इंक्लूड्स चेक, कॉमा, डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं इसको, डिमांड डिपॉजिट ब्रैकेट में लिख लो डीडी, एक्सेट्रा। थर्ड लिखो और इसमें अंडरलाइन करो ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स।
थर्ड लिखो बेटा, नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स which includes fixed deposit ब्रैकेट में FD, which includes fixed deposit ब्रैकेट में लिखो बेटा FD, कॉमा टर्म डिपॉजिट TERM, टर्म डिपॉजिट ब्रैकेट में लिखो TD, कॉमा एक और चीज बताई मैंने, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट का मतलब जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसलिए बेटा इसको बोला गया है सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एक्सेट्रा, सेविंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। अंडरलाइन करो यहां नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। और फाइनली एक चीज और लिख दी, अदर्स। तो फोर्थ लिखो बेटा अदर्स और ब्रैकेट में लिख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अदर्स और ब्रैकेट में लिखो बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब सुनना जरा क्वेश्चन, मुझे आंसर देना। मैं सिर्फ लाइन क्या बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सुनो। ब्रॉड मनी इंक्लूड्स व्हाट? ब्रॉड मनी इंक्लूड्स व्हाट? दो चीज, लिक्विडिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू। According to IMF, broad money includes what? Currencies issued by government, transferable deposit, non-transferable deposit, government securities, that is others. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर वर्ड क्या लिखा है IMF, तो IMF के अकॉर्डिंग ब्रॉड मनी में चार चीजें, और अगर IMF नहीं लिखा, खाली लिखा है ब्रॉड मनी इंक्लूड्स व्हाट, तो दो चीज आएंगी, वन इज लिक्विडिटी, वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर है यहां तक? अब एक मिनट, इसी के अंदर नोट डाल के एक पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई ना, IMF क्या कहता है, गवर्नमेंट करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं? नैरो मनी। तो लिखो बेटा नोट डाल के, नेशनल करेंसी एज वेल एज national currency as well as transferable deposits, national currencies as well as transferable deposits are known as, national currencies as well as transferable deposits are known as narrow money, which are, कंप्लीट कर लो लाइन, विच आर इंक्लूडेड, किसमें इंक्लूड होगा बेटा ये? विच आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी, विच आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी। अंडरलाइन करो नैरो मनी को और अंडरलाइन करो नेशनल करेंसी ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। MCQ है, वापस बोल रहा हूं, नैरो मनी में क्या क्या आएगा? One is transferable deposit and one is currency issued by government. ये MCQ है, इसलिए तुम लोगों को अलग से नोट डाल के लिखवाया है। और यहां कंप्लीट होता आप लोगों का जो लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था, हाउ मनी इज मेजर्ड। अब एक मिनट वापस सुन लो, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मनी इज मेजर्ड और चार ऑप्शन, तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं बेटा, ब्रॉड मनी। IMF कॉन्सेप्ट नहीं है, IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझो। मैं बोल रहा हूं हाउ मनी इज मेजर्ड, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रॉड मनी में क्या क्या आता है? लिक्विडिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू। लिक्विडिटी का मतलब वो पैसा जो मैं खर्च करने के लिए यूज कर रहा हूं, और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब वो पैसा जो मैं फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहा हूं। दोनों को जोड़ दूंगा, क्या आ जाएगा? एक मैं ब्रॉड मनी, और उस ब्रॉड मनी के थ्रू हम पूरी इकोनॉमी में कितना मनी है इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। दूसरा, IMF ने बोला ब्रॉड मनी में चार चीजें आएंगी। पहला, करेंसी जो कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट। दूसरा, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट मतलब चेक दे रहा हूं किसी को, DD दे रहा हूं, वो भी आएगा। नेक्स्ट,
नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट मतलब बैंक में मैंने एफडी करा रखी है, बैंक में मैंने टर्म डिपॉजिट करा रखा है, साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब अगर मैं बात करूं, आईएमएफ कहता है करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, इसको क्या बोलते हैं? नैरो मनी। और ये किसका पार्ट है? ब्रॉड मनी का। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हाउ मनी इज मेजर्ड। क्लियर है सबको? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट एक लेक्चर का नहीं है, कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। हेडिंग डाल लो थ्योरीज, खाली थ्योरी नहीं है, थ्योरीज है। थ्योरीज फॉर या थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। बेटा बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी है, और ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज करी हैं। इसका मतलब सर बहुत सारी थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, ठीक है, और ये सारी थ्योरी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने क्या करी हैं? प्रपोज करी हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, पहली थ्योरी जो आपको पढ़नी है, पहली थ्योरी का नाम है बेटा क्लासिकल अप्रोच। पहली थ्योरी का नाम है बेटा क्लासिकल अप्रोच, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, शॉर्ट फॉर्म QTM। तो पहले तो हेडिंग डालो, फिर समझा रहा हूं क्या है। पहले तो हेडिंग डालो थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, जिसमें आपको बहुत सारी पढ़नी है बेटा थ्योरीज, जिसमें पहली थ्योरी आपको पढ़नी है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और ब्रैकेट में लिखना QTM। और बेटा ये जितने भी थ्योरीज हैं ये किन्होंने प्रपोज करी हैं? डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। नाम सुने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के, फॉर एग्जांपल एडम स्मिथ तो सुना ही होगा, और एल्फ्रेड मार्शल, और AC पिगौ, और एक तुमने यूनिट भी पढ़ ली थी कीनीजियन थ्योरी, तो जेम कीन्स, रॉबर्टसन, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो बेटा ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी क्या प्रपोज करी? थ्योरीज। कौन किससे रिलेटेड? डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड। खाली मनी नहीं है बेटा, डिमांड फॉर मनी। पहला पॉइंट, ये जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज में तुम्हारे मॉड्यूल ने ओवरव्यू दिया है, बच गए तुम यहां पे, तुम्हारे मॉड्यूल ने ओवरव्यू दिया है, डिटेल नहीं दिया। अगर डिटेल देता तो ये मान के चलो एक थ्योरी पूरा का पूरा यूनिट बन जाती। तो तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर इन थ्योरीज का सिर्फ क्या है बेटा? ओवरव्यू है। अब एक एक करके समझते रहना, क्योंकि ये जो थ्योरीज है ना, इन थ्योरीज में इक्वेशन भी आएंगी, और उन इक्वेशन का मतलब समझोगे तब जाके आप लोग इन थ्योरीज को समझ पाओगे, और उन इक्वेशन पे MCQ है। अब सबसे पहली थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर मनी? जितना पैसा आप अपने पास रखते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश इज नोन एज डिमांड फॉर मनी। एक मिनट, जो पैसा मैंने बैंक में स्टोर किया, क्या वो डिमांड फॉर मनी है? जो पैसा मेरे पास क्या है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो क्या है बेटा? डिमांड फॉर मनी। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड फॉर मनी मतलब कितना पैसा हम अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब इसमें सबसे पहली जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम पड़ा बेटा क्लासिकल अप्रोच। ध्यान से सुनना, पॉइंट्स में आंसर बताऊंगा और लिखवाता रहूंगा। क्लासिकल अप्रोच, सर ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को एक इकोनॉमिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है इरविन फिशर। सुन लो ध्यान से, पहला MCQ, क्लासिकल अप्रोच को किसने प्रपोज किया?
इकोनॉमिस्ट का नाम इरविन फिशर, अभी लिखवाऊंगा, सुन लो। तो पहला पॉइंट, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसने प्रपोज करी? इरविन फिशर ने। इस थ्योरी को इरविन फिशर ने प्रपोज किया था। कैसे प्रपोज किया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ध्यान से सुन लो, उन्होंने एक बुक लिखी थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उस बुक के अंदर उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है, बुक लिखी थी बेटा कब? 1911 में। और बुक लिखी थी कहां पे? जब वो रिसर्च कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी का नाम है येल यूनिवर्सिटी। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी, AKTU यूनिवर्सिटी, वैसी बेटा फॉरेन के अंदर यूएस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? येल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इरविन फिशर क्या कर रहे थे? रिसर्च। इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के टाइम पे उन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कब लिखी? 1911। तो इस बुक के अंदर उन्होंने इस थ्योरी के बारे में जिक्र किया। 4 MCQ बन गए यहीं से। पहला पॉइंट, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया? कब किया? कहां किया? कैसे किया? बुक लिखी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि यहां पे दिक्कत है नहीं है, क्योंकि डेटा है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब आएगा कॉन्सेप्ट। इरविन फिशर कहते हैं, सुन लो, इरविन फिशर कहते हैं हम अपने पास जो मनी की डिमांड करते हैं, इसका मतलब मैं अपने पास जो पैसा रखूंगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो रखूंगा एक पर्पस के लिए। इसका मतलब बेटा इरविन कहते हैं हम अपने हाथ में जो पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो क्यों रखेंगे? सिर्फ एक पर्पस है, और वो पर्पस है बेटा, उस पर्पस का नाम है ट्रांजैक्शन पर्पस। आप एक मिनट मुझे बताओ बेटा, आपको क्या करना है? आपको रियल गुड्स एंड सर्विसेज क्या करने हैं? रियल गुड्स एंड सर्विसेज क्या करने हैं बेटा? परचेस। तो बेटा जितने गुड्स एंड सर्विसेज आपको परचेस करने हैं, उतना पैसा आप अपने हाथ में रखोगे, यस या नो? इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्या करने हैं? परचेज। इसको क्या बोल रहे हैं? आपको ट्रांजैक्शन करनी है ना। आपको गुड्स एंड सर्विसेज सामने वाले से क्या करने हैं? परचेज। और वो क्या करेगा? सेल। तो ये ट्रांजैक्शन हुई ना। तो बेटा एक मिनट, आप अपने हाथ में कितना पैसा रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश? कितना रखोगे? जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्या करने हैं? परचेज। इसका मतलब जितनी आपको क्या करनी है? ट्रांजैक्शन, उतना पैसा आप अपने हाथ में रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं इरविन फिशर। समझ आया पॉइंट? बेटा मुझे बस इतना बता दो, इरविन फिशर बोलते हैं आप अपने पास कितना पैसा रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश? जितना आपको क्या करनी है? जितने वैल्यू की आपको क्या करनी है? ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज आपको परचेस करने हैं, उतना पैसा आप अपने पास रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश। ये किसने बोला? इरविन फिशर ने बोला। और ये इसको किसने बोला? इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा? क्लासिकल अप्रोच, जिसका एक और नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको क्या बोलते हैं? QTM। अब एक मिनट ध्यान से सुनना, इसी थ्योरी का एक और नाम पड़ गया, इसी थ्योरी का एक और नाम पड़ गया ट्रांजैक्शन अप्रोच। बेटा एक मिनट, इस थ्योरी का नाम ट्रांजैक्शन अप्रोच क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बात की गई थी कौन से पर्पस से रिलेटेड? ट्रांजैक्शन पर्पस से रिलेटेड। इसलिए इस थ्योरी का एक और नाम पड़ा ट्रांजैक्शन अप्रोच। यहां तक क्लियर है? अब अगर वापस आप अपने पास कितना पैसा रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू इरविन आप कितना पैसा रखोगे अपने पास इन दी फॉर्म ऑफ कैश? जितनी आपको क्या करनी है? ट्रांजैक्शन।
आपको 5 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है, आप 5 लाख अपने पास रखो इन दी फॉर्म ऑफ कैश। तो ये कौन बोल रहा है? इरविन फिशर बोल रहे हैं। और इरविन फिशर है कौन? एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बेटा ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी प्रपोज करी है, जिसका नाम पड़ा बेटा क्लासिकल अप्रोच। यहां तक क्लियर है? अब ये खत्म नहीं हुई है, पहले इतने पॉइंट्स लिखो। हेडिंग डाल लो, थ्योरीज, हेडिंग डाल ली। मैंने तुम्हारे को बोला था ये वाली हेडिंग डाल लो, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, जिसमें फर्स्ट लिखो क्लासिकल अप्रोच, ब्रैकेट में लिखो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM। अब आके एक एक करके पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स लिखते जाओ। लिखो इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी was proposed by economist Irvin Fisher. This theory was proposed by economist, क्या नाम है बेटा इकोनॉमिस्ट का? Irvin Fisher in 1911 through his book The Purchasing Power of Money, through his book The Purchasing Power of Money, during research, कहां कर रहे थे बेटा? During research in Yale University. During research in Yale University. अब अंडरलाइन करो, पहला तो यहां पे इरविन फिशर, अंडरलाइन करो 1911, अंडरलाइन करो येल यूनिवर्सिटी। सर ये तो सारी लाइन ही अंडरलाइन हो गई। तो बेटा 4 पॉइंट्स इसलिए बताए, 4 MCQ हैं। और बुक का नाम क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब एक मिनट, अब अकॉर्डिंग टू इरविन, बेटा मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू इरविन हम अपने पास जो पैसा रखेंगे अपने पास इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो किस पर्पस के लिए? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू इरविन फिशर, according to Irvin Fisher, the demand for money depends upon, according to Irvin Fisher, the demand for money depends upon transaction purpose. According to Irvin Fisher, demand for money depends upon transaction purpose. That is why this theory is also known as, क्या बोलते हैं बेटा? Transaction approach. That is why this theory is also known as transaction approach. अंडरलाइन करो, ट्रांजैक्शन पर्पस, ट्रांजैक्शन अप्रोच। यहां तक क्लियर है? बोलिए। अरे बोलो भाई। आप सुनिए, अब इरविन ने इस थ्योरी के अंदर एक पॉइंट और बताया, ध्यान से सुनना और समझना। इरविन फिशर ने इस थ्योरी के अंदर एक पॉइंट और बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ध्यान से सुनना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है किसके बीच में बेटा? 2 चीजों के बीच में, एक तो प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। इस थ्योरी के अंदर इरविन फिशर ने एक पॉइंट और बोला। सर वो पॉइंट क्या है? उन्होंने बोला एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? प्राइस। इसका मतलब यहां पे प्राइस की बात कर रहे हैं, एवरेज प्राइस लेवल।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्राइस लेवल। जितनी भी कॉमोडिटीज हैं, जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, उन सबके प्राइस का एवरेज। सर क्या मतलब? देखो, लेट अस सपोज एक गुड्स का प्राइस 30 रुपए, सेकेंड गुड का प्राइस 20 रुपए और थर्ड गुड का प्राइस 10 रुपए। ठीक है, इसका मतलब एक गुड का प्राइस ए, अगर कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है? बी 30, दूसरे गुड का प्राइस क्या है? 20 और तीसरे गुड का प्राइस क्या है? तो बेटा एवरेज प्राइस लेवल का मतलब एवरेज निकालो, इसका कितना आएगा? 20। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर वर्ड क्या आ रहा है? एवरेज प्राइस लेवल, इसका मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस। अब मैं कह रहा हूं आपकी इकोनॉमी में 3 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ए बी सी। ए का प्राइस कितना है? 30, बी का प्राइस कितना है? 20 और सी का प्राइस कितना है? 10। तो एवरेज कितना आएगा? 20। आई होप क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट बोल रहा है, ये क्या पॉइंट बोल रहा है? ध्यान से सुनना। इरविन फिशर बोलते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किसके बीच में? एवरेज प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मनी। सर क्या मतलब? सुन लो, एक इकोनॉमी मींस एक कंट्री है और उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, दैट इज उस कंट्री में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में। ध्यान से सुनो, इसका मतलब सर एक कंट्री की बात करता हूं, कंट्री ले रहा हूं यूएस। यूएस में बहुत ज्यादा पैसा है सर्कुलेशन में, इसका मतलब यूएस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी है सर्कुलेशन में। तो मुझे सोच के बताओ, ध्यान से सुनना, यूएस के अंदर बहुत ज्यादा क्या है सर्कुलेशन में? क्या है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यूएस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा या लो होगा? हाई, क्योंकि सबके पास बहुत ज्यादा क्या है? पैसा। जब मनी बहुत ज्यादा है सर्कुलेशन में, इसका मतलब वहां के लोगों के पास पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, इसका मतलब बेटा वहां पे प्राइस जो होंगे वो ज्यादा होंगे कम? सोच के देखो, पैसा बहुत ज्यादा है सबके पास, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हाई। इसका मतलब बेटा वहां पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस क्या होंगे? ज्यादा या कम? ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, तो ज्यादा क्या कर रहे होंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी परचेजिंग, ध्यान से सुनना, उनकी परचेजिंग पावर हाई है या लो? हाई। ये किसने बोला? इरविन फिशर ने। इरविन फिशर बोलते हैं जिस इकोनॉमी में, सुन लो, जिस इकोनॉमी में ज्यादा क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ मनी, वहां पे हमेशा प्राइस क्या होंगे? ज्यादा, क्योंकि वहां के लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। अब मैं यूएस को कंपेयर करूं इंडिया से, इंडिया के अंदर यूएस जितना क्वांटिटी ऑफ मनी है सर्कुलेशन में? नहीं। तो इंडिया के अंदर यूएस के कंपेरेटिवली जो परचेजिंग पावर है वो क्या है? कम। ये कौन बोल रहा है? इरविन फिशर। आई होप क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? इरविन फिशर ने एक चीज और बताई, किसके बीच में रिलेशनशिप? एवरेज प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। जिस कंट्री में ज्यादा पैसा है उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हाई। वो कंट्री के लोग ज्यादा क्या करते हैं? डिमांड। ज्यादा डिमांड की वजह से प्राइस क्या हो जाते हैं? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट भी इसी थ्योरी में उन्होंने बताया। इस पे एमसीक्यू है, लिखो सेकंड पॉइंट। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन average price level, there is a strong relationship between average price level and quantity of money in circulation.
there is a strong relationship between average price level and quantity of money in circulation. आगे लिखना कंटिन्यूएशन में, दैट इज, और ध्यान से लिखना, दैट इज चेंज इन दी, दैट इज चेंज इन दी जर्नल लेवल ऑफ कॉमोडिटी प्राइस, दैट इज चेंज इन दी जर्नल लेवल ऑफ कॉमोडिटी प्राइस और चेंज इन दी वैल्यू और परचेजिंग पावर. तीन चीजें आई, चेंज इन दी जर्नल लेवल ऑफ कॉमोडिटी प्राइस और चेंज इन दी वैल्यू और चेंज इन दी परचेजिंग पावर. लिखो, समझ आ जाएगा. आर डिटरमाइंड फर्स्ट एंड फोरमोस्ट. थोड़ा सा टेक्निकल लिखा है आपके मॉड्यूल ने और कुछ नहीं है, जो मैंने समझाया वही है. आर डिटरमाइन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बाय चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ मनी, बाय चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. आराम से पढ़ो जरा ये पॉइंट, क्या बोला, एक मिनट ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है ध्यान से. किसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? एवरेज प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. अब इसका मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब है जिस कंट्री की इकोनॉमी में ज्यादा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, उस इकोनॉमी के अंदर या उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हाई. वो लोग ज्यादा क्या करते हैं, डिमांड. ज्यादा क्या करते हैं, स्पेंडिंग. उनकी ज्यादा क्या है, परचेजिंग पावर. अब मुझे बताओ, प्राइस अगर कॉमोडिटी के प्राइस हाई हैं, सुनना जरा, अगर कॉमोडिटी मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस अगर हाई हैं, इसका मतलब वहां पे परचेजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन क्या है. आप पढ़ो लाइन, क्या लिख रहा है, चेंज इन दी जर्नल लेवल ऑफ कॉमोडिटी प्राइस, या उसी को बोल रहा है चेंज इन दी वैल्यू, या उसी को बोल रहा है परचेजिंग पावर. ठीक है. आर डिटरमाइन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. मींस जिस कंट्री के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन क्या है, ज्यादा, वहां पे बेटा प्राइस क्या होंगे, ज्यादा. अब ध्यान से सुनना, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को अगर मैं चेंज करता हूं तो प्राइस पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा. प्राइस, इसका मतलब वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, इसका मतलब परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आएगा. यस या नो. आप पढ़ो जरा लाइन, किस में चेंज हुआ, प्राइस में. प्राइस की जगह वैल्यू बोल रहा है, या वैल्यू की जगह क्या बोल रहा है, परचेजिंग पावर. क्यों चेंज हुआ, क्योंकि किस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. अब एक मिनट, यूएस के कंपैरेटिवली इंडिया में क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कम है, तो किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, वैल्यू में चेंज हो रहा है, या किस में चेंज हो रहा है, परचेजिंग पावर में. समझ आ गई लाइन? इंपॉर्टेंट लाइन है, वापस बोल रहा हूं बेटा, वापस बोल रहा हूं. टेक्निकल लाइन लिखी थी, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस टेक्निकल लाइन का मतलब समझो. मनी इन सर्कुलेशन, वापस मनी इन सर्कुलेशन अगर चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट किस पे आता है, एक मिनट, जिस इकोनॉमी में मनी कम होगा उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर क्या होगी, कम. जिस इकोनॉमी में सर्कुलेशन ज्यादा होगा, डिमांड क्या होगी, ज्यादा, परचेजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा, प्राइस क्या होंगे, ज्यादा. ये कहना चाह रहा है इस लाइन का मतलब. क्लियर है यहां तक? अब एक लास्ट पॉइंट और है इसी थ्योरी में. सर अभी तो आप कहते हो ओवरव्यू दिया है, ये तो डिटेल समझा दी. कुछ नहीं है, लास्ट पॉइंट है, कहानी खत्म. इरविन ने, सुन लो, इरविन ने एक इक्वेशन बताई इस थ्योरी के अंदर. बस ये इक्वेशन है और कुछ नहीं.
और ये इक्वेशन पूछ सकता है कि ये इक्वेशन कौन से इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज करी। इरविन ने बोला एक इक्वेशन भी है, उस इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब अभी समझा दूंगा। इक्वेशन है एम वी इक्वल्स टू पी टी। ये इक्वेशन है जिसको इरविन ने नाम दिया इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब समझा रहा हूं, पहले तो लिखो, पहले तो इस इक्वेशन को लिखो, फिर मतलब समझा रहा हूं, समझा दूंगा एक एग्जांपल से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इरविन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इरविन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन इज, इरविन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन इज MV इक्वल्स टू PT। MV इक्वल्स टू PT। अंडरलाइन कर लो इस इक्वेशन को, क्योंकि ये पूछ सकता है ये इक्वेशन किसने प्रपोज करी। आप देखो MV इक्वल्स टू PT, ध्यान से सुनो। M का मतलब टोटल, टोटल मनी इन सर्कुलेशन। M का मतलब क्या है, टोटल मनी इन सर्कुलेशन, अभी समझा दूंगा। V का मतलब क्या है, वेलोसिटी। P का मतलब क्या है, एवरेज प्राइस लेवल। और T का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहले तो ये लिख लो, फिर एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। फुल फॉर्म भी तो लिखो। पहले फुल फॉर्म लिखो, थोड़ा सा यहां पे बस ये इक्वेशन आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन किसने प्रपोज करी है। MV इक्वल्स टू PT। M का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन। V का मतलब वेलोसिटी, समझा रहा हूं अभी। P का मतलब प्राइस नहीं लिखना, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का मतलब अभी समझाया क्या। फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमी में 3 गुड्स हैं, पहले गुड का प्राइस 30, सेकंड का 20, थर्ड का, तो बेटा एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है। और टी का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब सुनना जरा ध्यान से, न्यूमेरिकल है नहीं इस पे, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, सुन लो ध्यान से, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, आपको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कर सकते हो। सुन लो, इसलिए तुम लोग ये इक्वेशन को ध्यान रखना है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, अगर एग्जाम में पूछ ले तो बेटा आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप सुनना जरा ध्यान से, क्या कह रहा हूं प्लीज सुनो। मैं बोल रहा हूं इंडिया के अंदर, प्लीज सुनना, और बिल्कुल सिंपलेस्ट आंसर, इंडिया के अंदर करेंसी को कौन इशू करता है, आरबीआई ने 100 रुपए इंजेक्ट करे इकोनॉमी में, बस बिल्कुल बेसिक आंसर। आरबीआई ने 100 रुपए इंजेक्ट करे इकोनॉमी में, तो बेटा मुझे बस इतना बताओ एम कितना हो गया, 100 रुपए। टोटल मनी इन सर्कुलेशन कितना है, 100, क्योंकि आरबीआई ने 100 रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट करे, ठीक है। अब सुनना जरा, अब मैं बात करता हूं वी का मतलब क्या बताया, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सुन लो। वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड। क्या बोल रहा हूं प्लीज सुन लो ध्यान से। ये 100 रुपए गए ए के पास, ए पर्सन के पास 100 रुपए आए, ए पर्सन ने इस 100 रुपए से बी पर्सन से कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, बी पर्सन ने इसी 100 रुपए से सी पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, सी पर्सन ने इस 100 रुपए से डी पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। 100 रुपए तो एक बार आया ना, वो एक 100 रुपया किसके पास गया, ए के पास। ए से किस पे गया,
ए के हाथ से बी के हाथ में गया, बी के हाथ से सी के हाथ में, सी के हाथ से बेटा 1 2 3। हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड, क्या बोलेंगे इसको? वेलोसिटी कितनी हुई बेटा? 4 क्यों हुई? हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड। ए के पास आए ना, ए के बाद से दूसरे के पास 1, दूसरे से तीसरे के पास 2, तीसरे से चौथे के पास 3। समझ आ रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? ठीक है, इसका मतलब जो मनी आरबीआई ने इंजेक्ट करा 100 रुपए, वो कितनी बार हाथ बदल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो ये दोनों चीजें समझ आ गई, एम और वी। इक्वेशन में एम का मतलब क्या है? टोटल मनी जो सर्कुलेशन में है, वो मनी कैसे कैसे हाथ बदल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। यहां तक क्लियर? अब आते हैं पी। अभी मैंने तुम्हें पी समझा दिया, फिर समझा रहा हूं। पी का मतलब क्या है? एवरेज प्राइस लेवल। एवरेज प्राइस लेवल का मतलब आपकी इकोनॉमी में, सुन लो, आपकी इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस। सर क्या मतलब? मैं कह रहा हूं आपकी इकोनॉमी में 4 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। पहले गुड का प्राइस है 40, दूसरे का है 20, तीसरे का है 10, चौथे का है 5। एवरेज क्या आएगा? 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया बेटा? एवरेज प्राइस लेवल। यहां तक क्लियर है? तुम्हारे बुक ने कहीं नहीं लिखा, तुम्हारे बुक ने इक्वेशन लिख के छोड़ दी है। कितना आ रहा है बेटा? कितना आएगा एवरेज? 13 18.75। 75 नहीं बोलते, मैथमेटिक्स नहीं आती तुम लोगों को? हाँ जी, पॉइंट के बाद वालों को 75 बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तुम लोग तो ये भी बोल रहे थे 1/0, आया था ना ये भी कहीं। क्या होता है ये? नॉट डिवाइन। अंग्रेज भाई साहब, तुम लोग सही जा रहे हो। अब एक मिनट प्लीज सुन लो, प्लीज। पहले तो इक्वेशन पूरी बताओ जरा। एम वी इक्वल्स टू पी टी। एम का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन, वी का मतलब वेलोसिटी, मतलब हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड, पी का मतलब एवरेज प्राइस लेवल, इसका मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस। और टी का मतलब होता है बेटा, टी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर इक्वेशन की बात करूं तो सुन लो प्लीज। सर ए के पास 100 रुपए, जरूरी है ये 100 रुपए से सारे गुड्स एंड सर्विसेज बी से खरीदे? बी से 80 रुपए के खरीद लिए और सी से 20 रुपए के, हो सकता है भाई? ऑब्वियस सी बात है। ए ने 80 रुपए के गुड्स किससे खरीदे? बी से। और 20 रुपए के गुड्स किससे खरीदे? अब बी ने क्या करा? बी ने इस 80 में से 40 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे डी से, 20 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे ई से, और 20 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे एफ से। हो सकता है? अब मुझे बताओ टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई? 1 मिनट, 3 कैसे हुई? एक ए ने एक इससे एक इससे, तो 1 2, इसके बाद 3 4 5। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई? 5। अब 1 मिनट, जरूरी थोड़ी ना है सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज ए बी से ही खरीदे। तुम भी तो करते हो, कुछ यहां से खरीदा कुछ वहां से खरीदा, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितनी हुई? 5। अब वापस आ रहे हैं, इरविन की इक्वेशन बताओ अब मुझे। पीटी। अब सुनना, पी का मतलब एवरेज प्राइस लेवल, टी का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा वी का मतलब वेलोसिटी का मतलब हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड, एंड एम का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन। ये इक्वेशन थी जो किसने प्रपोज करी? इरविन ने।
आई होप क्लियर है तुम्हें। तुम्हारे मॉड्यूल ने खाली इक्वेशन लिख के छोड़ दिया, कोई भी एग्जाम्पल कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं वेलोसिटी का मतलब क्या है, बता सकते हो? एक मिनट, पैसा 100 रुपए आया यश के पास, यश से वो पैसा मेरे पास आया, मेरे से वो कार्तिक के पास गया, कार्तिक से वो फॉर एग्जांपल किसी और के पास गया, तो पैसा क्या हो रहा है? हाथ बदल रहा है। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? बस एक लाइन और लिखनी है इक्वेशन के अंदर। तुमने लिख लिया इरविन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज mv इक्वल्स टू pt। चारों चीजें लिख ली। फिर m का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन, v मतलब वेलोसिटी, p मतलब एवरेज प्राइस, प्राइस नहीं बोलना, एवरेज प्राइस, एंड t मतलब, अब लिख लो v का मतलब लिखवा रहा हूं, v लिखो, v दैट इज वेलोसिटी, v that is velocity means how many times money changes hand, that is how many times money changes hand। यहां तक क्लियर है? अब एक और पॉइंट है बिजनेस में, अब क्या करूं? हाँ जी, सेम है, यही तो है। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है? डिमांड। ये क्या शो कर रहा है? सप्लाई। ये चीज बताई नहीं ना आपकी बुक्स ने। वेलोसिटी और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम है, तभी तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ये आपके मॉड्यूल ने नहीं बोला, लेकिन ये मान के चलो, ये होता ही है। जो आपका, एक मिनट, जितनी डिमांड है उतना ही तो क्या करते हैं? सप्लाई। तो ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है बेटा? डिमांड साइड। ये क्या शो कर रहा है बेटा? सप्लाई साइड। आप सुनना जरा ध्यान से, लास्ट पॉइंट है, कहानी खत्म, प्लीज सुन लो। अब एक बात बताओ मुझे, 100 रुपए, ये जो 100 रुपए थे टोटल मनी इन सर्कुलेशन, ये कहां से आए थे? आरबीआई से आए थे ना बेटा। वो पैसा भी तो होगा इकोनॉमी में। ये इकोनॉमी तो, ये जो पैसा है ये तो आरबीआई ने इकोनॉमी में क्या करा? इंजेक्ट। बेटा वो पैसा भी तो होगा इकोनॉमी में जो हम बैंक से ले सकते हैं। किस पे? एक मिनट ध्यान से सुन लो, वो पैसा भी तो आएगा जो हम बैंक से ले सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्रेडिट। हाँ या ना? तो बेटा लेटर ऑन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। लेटर ऑन इरविन ने इस इक्वेशन को चेंज करा। कौन सी इक्वेशन को? इस इक्वेशन को चेंज करा और क्या कर दिया? mv प्लस m डैश v डैश इक्वल्स टू pt। सर अब यहां पे मतलब क्या है? m स्टैंड्स फॉर टोटल मनी इन सर्कुलेशन, जो आरबीआई ने इकोनॉमी में क्या किया, और वो पैसा क्या कर रहा है? हाथ बदल रहा है। प्लस m डैश मतलब वो पैसा टोटल क्रेडिट मनी, जो पैसा हम किस पे ले रहे हैं? क्रेडिट पे ले रहे हैं। किससे लेंगे? बैंक से। और वो क्रेडिट मनी भी अपना क्या बदलेगा? हाथ। तो m डैश का मतलब कौन सा मनी? क्रेडिट मनी। v डैश का मतलब वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। इनको जोड़ोगे इक्वल्स टू क्या आएगा? pt। कहानी खत्म है। ये समझ आया? एक मिनट, ये वाला पैसा कौन सा है? जो आरबीआई ने इशू किया, जो आरबीआई ने इशू किया। ये क्या है? इस पैसे ने हाथ बदले। ये क्या है? जो हमने बैंक से क्या लिया? क्रेडिट पे लिया, बैंक से लोन लिया। और ये क्या है? ये क्रेडिट मनी क्या बदल रहा है? हाथ। तो आरबीआई ने सोचा जरूरी नहीं है इकोनॉमी में वही पैसा हो जो आरबीआई, सॉरी, इरविन ने सोचा जरूरी नहीं है इकोनॉमी में वही पैसा हो जो आरबीआई इशू कर रहा है। इकोनॉमी में एक पैसा और होता है। कौन सा? जो हम बैंक से लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लोन, जिसको क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्रेडिट मनी। तो इरविन ने अपनी इक्वेशन को चेंज करके अब क्या कर दिया? mv प्लस m डैश v डैश इक्वल्स टू pt। क्लियर है यहां तक सबको? पक्का? अब तुमसे पूछ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v डैश? वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज m डैश?
एक मिनट, एम का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन, एम डैश का मतलब टोटल क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, वी का मतलब वेलोसिटी, वी डैश का मतलब वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्लियर है? लिखो, कहानी खत्म करो, एक लाइन और। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सब्सीक्वेंटली फिशर, प्लीज थोड़ी देर, सब्सीक्वेंटली फिशर एक्सटेंडेड, सब्सीक्वेंटली फिशर, फिशर मतलब इरविन फिशर की बात कर रहा है, सब्सीक्वेंटली फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, subsequently Fisher extended the equation of exchange to include credit money, and velocity of credit money. Subsequently, Fisher extended the equation of exchange to include credit money and velocity of credit money. Clear है? Full stop. Now the equation becomes, क्या बन जाएगी equation अब? Equation becomes, लिखो पूरी, equation becomes mv plus m dash v dash equals to pt. लाइन समझ आ गई? क्या बोला उसने? सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में फिशर ने अपनी इक्वेशन के अंदर ये दो चीजें और क्या कर दी? ऐड कर दी। मुझे बताओ, जो पैसा आरबीआई इकोनॉमी में इंजेक्ट करता है वो पैसा तो है, साथ साथ वो पैसा भी तो आएगा जो हम बैंक से किस पे लेते हैं? क्रेडिट पे लेते हैं। तो बेटा वो पैसा भी तो आना चाहिए, उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे? एम डैश। और वो पैसा भी क्या बदलेगा अपने हाथ, इसको क्या बोल रहा है? VT, दैट इज V डैश, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज और, PT का मतलब क्या होता है? PT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? PT बोल रहा हूं। और ये MV प्लस M डैश V डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कहानी खत्म। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट अप्रोच, जिसको बोला है बेटा क्लासिकल अप्रोच। आप सुन लो जरा ध्यान से, क्लासिकल अप्रोच को जल्दी से रिकॉल करा रहा हूं। पहला पॉइंट, क्लासिकल अप्रोच कौन से इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज करा? कब किया? कैसे किया? बाय बुक। कौन सी बुक? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कहां पे किया? कहानी खत्म। इरविन फिशर बोलते हैं हम अपने पास पैसे की डिमांड रखेंगे एक पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रांजैक्शन अप्रोच। एक नाम और है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इरविन ने बोला दो चीज के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एवरेज प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी। जिस कंट्री में क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ज्यादा, वहां पे प्राइस भी क्या? ज्यादा, परचेजिंग पावर भी ज्यादा। क्लियर? फिर आते हैं, इरविन ने एक पॉइंट और बोला। इरविन ने एक इक्वेशन दी। इक्वेशन का क्या इक्वेशन थी? MV इक्वल्स टू PT। M स्टैंड्स फॉर टोटल मनी इन सर्कुलेशन, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, P स्टैंड्स फॉर एवरेज प्राइस एंड T स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V? वेलोसिटी का मतलब हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड। फिर लेटर ऑन इरविन ने इक्वेशन को चेंज करके उसमें एक चीज और ऐड कर दी, क्रेडिट मनी एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। तो इक्वेशन क्या बन गई? MV प्लस M डैश V डैश इक्वल्स टू PT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M डैश? टोटल क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, V डैश वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। PT क्या रिप्रेजेंट करता है? और MV प्लस M डैश V डैश, कहानी खत्म। दिस इज व्हाट द फर्स्ट थ्योरी, जिसको बोलते हैं बेटा क्लासिकल अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या ट्रांजैक्शन अप्रोच। क्लियर है सबको? बेटा इससे आगे की दो थ्योरी और है। ठीक है, एक कैम्ब्रिज, सुन लो, एक कैम्ब्रिज अप्रोच और एक कीनीजियन थ्योरी, दो थ्योरी और है। ठीक है, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।
कार्तिक इसको ऑफ कर दो।